दोस्तों नमस्कार। हर प्रधानमंत्री के कामकाज का अपना तरीका होता है और वही उसकी पहचान होती है। नेहरू को याद कीजिएगा तो उनका मॉडल बड़े इंडस्ट्री, बड़े बांध, मिक्स्ड इकोनॉमी, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीजें आपके जहन में तुरंत रेंगने लगेगी। इंदिरा गांधी को याद कीजिएगा तो ना सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अपनी ताकत का एहसास उन्होंने बांग्लादेश को बनाकर दिखाया, अमेरिका से भी नहीं घबराई। पीवी नरसिम्हा राव को याद कीजिएगा तो उनके दौर का रिफॉर्म, खासतौर से मार्केट इकोनॉमी और भारत को दुनिया के सामने एक बड़े बाजार के तौर पर रखने की नींव उन्होंने ही डाली। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिएगा तो उनका डॉक्ट्रिन, जिसमें सरोकार और संबंध शायद इतना ज्यादा मायने रखता था कि कश्मीर तक को लेकर वाजपेयी डॉक्ट्रिन का जिक्र हर कोई करता है। मनमोहन सिंह को याद कीजिएगा तो उनकी इकोनॉमिक्स, दुनिया मंदी से जब डूब रही थी 2007-8 में, तब भी भारत में उन्होंने मंदी आने नहीं दी। लेकिन हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौर में सिस्टम उसी हिसाब से चलता रहा जैसा संविधान में कहा गया है। हमारे यहां की जो भी पॉलिसी डिसीजन होती थी उस पर काम करने वाले इस देश के तमाम संस्थान अपने संस्थान के नियम कायदों के हिसाब से ही काम करते रहे। शायद इसीलिए एक चेक एंड बैलेंस बना रहा। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी मॉडल, शायद इसका कोई विकल्प आपको आने वाले वक्त में भी नजर ना आएगा, क्योंकि भारत के भीतर मौजूदा वक्त में बीते 7 बरस से जो मोदी मॉडल रेंग रहा है, उसमें सिस्टम हो या फिर इस देश के पॉलिसी डिसीजंस हो, वह सत्तानुकूल इस तरीके से होते चले गए कि लोकतांत्रिक परिस्थितियां भी सत्तानुकूल होकर परिभाषित करने लगी। यानी नेहरू से लेकर मोदी तक हर प्रधानमंत्री का अपना मॉडल जरूर रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप यहां पर लिए गए निर्णयों को आज से नहीं, बीते 6-7 वर्षों में जो भी निर्णय लिए गए, अगर उनके पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा और सरकारी तौर पर पलटिएगा, तो भी आपके जहन में कुछ सवाल होंगे कि इससे पहले ऐसा मॉडल कभी नहीं आया और इस मॉडल का कोई विकल्प भी नहीं है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी काल के बाद कोई दूसरा काल इस देश में जब शुरू होगा तो उसके सामने भी संकट कितना बड़ा और कितना गहरा होगा। तो या तो वह इसी रूप में काम करे जैसे मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, या फिर इसको पूरे तरीके से उलटने की प्रक्रिया में कैसे आ पाएगा। हमें लगता है आज इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग मुद्दे लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसान इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार अपने तौर पर कहती है हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं। किसान कह रहा है रिफॉर्म आप हमारे लिए कर रहे हैं और हम ही को लग रहा है कि हमारे खिलाफ जा रहा है, तो हमसे आप संवाद क्यों नहीं बनाते हैं। इस देश का युवा कहता है कि हम एजुकेशन करने के बाद नौकरी कहां करें। सरकार कहती है हमने इसके लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, हमने तो आपको स्किल कर दिया, कौशल योजना ले आए, आपको पैसा दे दिया, मुद्रा योजना ले आए। इस देश का गरीब कहता है कि हमारे पास 2 जून की रोटी नहीं। सरकार कहती है हमने गरीब कल्याण योजना तो बना दी, जिसमें आपको 5 किलो अनाज भी दे देंगे, घर बैठे आपके पास सिलेंडर भी आ जाएगा और अब आप प्रकृति की स्थितियों से निपटने के लिए लकड़ी जलाकर खुद को बीमार नहीं करेंगे। यानी एक देश में मोदी मॉडल जो है यह किस रूप में चल रहा है और इसकी परिस्थितियां क्या रही, जिसका कोई अल्टरनेटिव वाकई नहीं है। हमें लगता है आज इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि 2014 के बाद से इस देश में जो पहला बड़ा डिसीजन लिया गया, जिसके दायरे में समूचा देश आ गया, उसमें खुले तौर पर यह डिसीजन था, वह था डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का। उसके बाद दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो फैसला हुआ राफेल को खरीदने का, उसकी कीमत क्या रहेगी और उसमें किस परिस्थिति में उसको किसी को कमीशन तो नहीं दिया गया, इस किताब को बंद सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया गया। खुले तौर पर यह डील थी, यानी बफोर्स की डील में भी जितना भी पैसा था, जो 64,000 करोड़ का जो चक्कर था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी डील के बावजूद भी यह चीजें खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में किताबें बंद कर दी गई। तीसरा जो बड़ा डिसीजन हाल में आया वो पीएम केयर्स का आया। पैसा जनता से लिया गया, ऐलान प्रधानमंत्री ने किया और सरकार की तरफ से कहा गया कि दरअसल हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सवाल ये 3 निर्णय भर का नहीं है, हमें लगता है परत दर परत जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो 3 योजनाएं इस देश में आई उनका क्या असर हुआ। मसलन नमामि गंगे,
गंगा कितनी साफ हुई, उस पर कितना खर्च हुआ, उसके प्रचार प्रसार पर कितना खर्च हुआ, उसके जरिए राजनीति कैसे साधी गई, उसके जरिए इस देश की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ हुआ। और दूसरा, स्वच्छ भारत टॉयलेट, इसको लेकर जो परिस्थितियां इस देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी है, उन्हें भी जब परखना शुरू कीजिएगा तो सरकारी दस्तावेज कुछ कहेंगे, जमीन की हकीकत कुछ कहेगी। इस पर भी जो खर्च हुआ, जो प्रचार किया गया, उसका लाभ किसे कितना किस रूप में मिला, यह भी एक अलग कहानी है, लेकिन यह एक ऐलान था, सरकारी योजना का ऐलान। और तीसरा जो स्किल इंडिया का था, जिसमें औसतन कमोवेश ये माना गया कि जब से ये लागू हुआ उसमें लगभग 18 से 20 लाख बच्चे हमेशा इस देश में स्किल्ड होते चले गए, लेकिन उनमें से कितने स्किल्ड बच्चे थे जिनको रोजगार मिल गया, और क्या वाकई वो स्किल्ड हो रहे थे? क्योंकि जिस जगह पर यह प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही थी, उस चार दीवारी के भीतर में कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही थी और कौन सा स्किल दिया जा रहा था, यह भी अपने आप में सवाल है। और यह सारी चीजें ओपन है, यानी खुला ऐलान है। इसकी ठीक प्रक्रिया के भीतर में जैसे ही आप इकोनॉमी के बटन पर उंगली रखेंगे, आपके जहन में तुरंत आरबीआई आएगा। भारत के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो डिविडेंड मिलता था, उसकी एक सीमा रेखा थी। उस सीमा रेखा को भी एक कमीशन बना के खत्म किया गया, और उसके बाद जो पैसा रिजर्व बैंक के पास रहना चाहिए, जिसके जरिए कभी कोई बैंक डूब रहा है, कोई क्राइसिस इस देश में आ रहा है, उसको संभाला जाए, इस दिशा से भी आंख मूंद लिया गया। और आरबीआई से बीते 6 बरस के भीतर में 6 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लिया गया। इतना कभी पहले होता नहीं था। और इसी प्रक्रिया में जो बैंकों का मर्जर शुरू हुआ, यह मर्जर बैंकों को भीतर कितना खोखला कर गया, या उनकी जो बुक थी उसको इसने किस रूप में डिजाइन किया, और इसका एनपीए से क्या जुड़ाव था, इस देश में जनता के पैसे पर कॉरपोरेट की लूट का क्या असर था, यह भी एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। यानी आरबीआई का होना इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, बैंकों का मर्जर होना, उनका प्राइवेटाइजेशन होना, और इसके ठीक पैरेलल में जो जनधन योजना थी, जनधन योजना के जरिए यह वाकई कहा गया कि इस देश के बैंकों में एक गरीब आदमी भी अब जा सकता है जहां कल तक वो नहीं जा सकता था। और इसका उपाय डायरेक्ट ट्रांसफर जो मनी किया जाता है उसके जरिए जोड़ा गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो डीबीटी का जिक्र किया गया। लेकिन इस देश की इकोनॉमी और माली हालत प्रति व्यक्ति आय में कम क्यों हो गई, और उसके पास जो पैसा जिस रूप में दिखाया गया पहले दिन जनधन योजना के तहत, उसके बैंक के अकाउंट में उतना पैसा क्यों नहीं है, और उस अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए था वो पैसा कहां चला गया, यह भी एक सवाल है। लेकिन यह भी ओपन केस है। योजनाएं बन रही है, पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, खुले तौर पर डील हो रही है, राष्ट्रीय डील हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय डील हो रही है, पीएम केयर्स का ऐलान हो रहा है, सब कुछ ओपन है। इस मॉडल का अगला हिस्सा इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और प्रमोट करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस परिस्थिति को जब आप देखिएगा तो इन्वेस्टमेंट के दायरे में, डिसइन्वेस्टमेंट के दायरे में ऐसी 23 कंपनियां हैं जो क्यों इस दौर में मुनाफा देते देते घाटे में चली गई। बीएसएनएल को किस रूप में नीचे डाइवर्ट कर दिया गया और जियो को कैसे उठाया गया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी, जियो इस देश में रिलायंस की कंपनी। जियो का प्रचार शुरू होता है प्रधानमंत्री की तस्वीर से, और बीएसएनएल डूबती है इस देश के नियम कायदों से जो कि इस देश की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बनाती है। यह भी खुला केस है। यानी इस देश के भीतर में एक एक योजनाओं को जब आप परखना शुरू करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन के दायरे में आए 9 मंत्रालय, और उस नए मंत्रालय के तहत जिन चीजों को प्राइवेट सेक्टर को देना है उसमें देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप महत्वपूर्ण सोच सकते हैं, उसको आप प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ले गए। यानी नेशनलाइजेशन एक अलग सोच थी, इस देश में सरकार जिम्मेदारी ले, एक अलग सोच थी। लेकिन यह एक नया मॉडल है जिसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जिसमें हम अपने कॉरपोरेट मित्रों को प्रमोट करने की दिशा में ले जाएंगे, अपने पीएसयूज को कैसे डुबाया जाए उसका डाटा भी इसी दौर में निकल कर आया, जिसने बहुत साफ तौर पर बताया कि जो पीएसयूज मुनाफा दे रहे थे उनका डिविडेंड कितना कम हो गया, वहां काम करने वाले लोग कितने कम हो गए। यानी यह एक अद्भुत मॉडल है। जो मोदी मॉडल इस दौर में आया वो नेहरू के मॉडल में नहीं, वो इंदिरा के मॉडल में नहीं,
वो पीवी नरसिम्हा राव के मॉडल में नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के मॉडल में नहीं, वो मनमोहन सिंह के मॉडल में नहीं, वो सिर्फ मोदी मॉडल में है। और इस मॉडल की कड़ी दर कड़ी को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में इस देश की डेमोक्रेसी यानी इलेक्शन प्रोसेस भी आएगा। हो सकता है उसके दायरे में आप इलेक्शन को भी खड़ा कर दें। लेकिन ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड, जितनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड को लिया गया, क्या वाकई इस देश में इतना पैसा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी वो पैसा आया? मौजूदा वक्त में जो आंकड़ा निकल कर आता है, ये तकरीबन 7,500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड लोगों ने बिना किसी मुनाफे को पाने की दृष्टि से दे दिया और खरीद लिया। कमाल की सोच है। यह है मोदी मॉडल, जिसमें कोई सवाल नहीं करेगा, पैसा दे देगा। इसकी जो पॉलिटिकल फंडिंग इस दौर में देखिएगा, इतनी पॉलिटिकल फंडिंग नेहरू काल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह का काल थोड़ा बीच का काल है, इसको थोड़ा छोड़िए इसलिए क्योंकि इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग का डाटा शायद पुरानी पॉलिटिकल फंडिंग को बढ़ा दे। लेकिन जब आप 1950 से लेकर 2004 तक में जितनी पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको जब जोड़िएगा तो उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ 2014 के बाद इस देश में हो गई। और अगर मनमोहन सिंह के काल की पॉलिटिकल फंडिंग भी जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि आजादी के बाद से जितनी पॉलिटिकल फंडिंग इस देश में हुई है 2014 से 2021 तक के बीच की जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसको टक्कर देने की स्थिति में है। यानी उधर 60-70 साल और इधर 10 साल 7 साल इस परिस्थिति में पॉलिटिकल फंडिंग हुई है। उसकी संख्या अपरंपार है, उस पर मत जाइए। और इससे पहले क्यों होती थी? इसी दौर में इलेक्शन सबसे कॉस्टली हो गया। इलेक्शन कमीशन की दृष्टि से नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने वाले के लिए कॉस्टली हो गया। हर वोट की कीमत कॉस्टली होती चली गई। 10-10 रुपए और 2-2 रुपए जिस समय गाय बछड़ा था और जिस समय जनसंघ का जो दिया जलता था, वह जो था वह परिस्थिति धीरे धीरे कमल के फूल तक आते हुए किस तरीके से, क्योंकि कमल के फूल पर तो लक्ष्मी बैठी हुई है। और इस दृष्टि से हमारा पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम कितना कॉस्टली हो गया और उसमें कोई सामान्य व्यक्ति क्यों चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह भी खुला खेल हो गया। यानी एक बिजनेस मॉडल को देश में इस मॉडल ने कन्वर्ट कर दिया, मोदी मॉडल ने। और जो कॉस्टली इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल फंडिंग का महंगा होना, इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आना, ये सारी चीजें उस इलेक्ट्रल रिफॉर्म का हिस्सा है जिस तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म का हिस्सा है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कॉरपोरेट का योगदान, जिसकी लकीरें खींची गई कानून बना के, उसको जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो इसका मतलब है कि किसी भी विकसित देश के भीतर में जो एग्रीकल्चर होता है वो जब कॉरपोरेट अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन वहां के जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनकी जिंदगी में कोई बदलाव इस रूप में नहीं आता है कि वह गरीब हो जाएं। उनके पास भी अपना घर होता है, शहरों में घर होता है, उन कईयों के पास तो चार्टेड तक होता है। वो इस रईसी से रहते हैं और इस लिहाज से फार्मिंग कराते हैं। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, शानदार फर्टिलाइजर हो, बीज हो, सारी चीजें हो। लेकिन भारत के भीतर में गरीब किसान को जिंदा रखने के लिए बड़े किसानों को भी कैसे मार के उनको उस कतार में खड़ा कर दिया जाए, यह एक न्यू मॉडल है अपने आप का। इसके आगे जब बढ़िएगा तो आपके जहन में तुरंत फिर सवाल यह आने लगेगा, अच्छा सिर्फ इतना बार जी नहीं, इतना बार नहीं है। इस देश में इमोशनल एस्पेक्ट में चाहे राम मंदिर का ही मसला ले लीजिए, उसमें चंदा जो लिया जाता है वह भी एक स्कैम के तौर पर, जमीनें जो ली जाती है वह भी एक स्कैम के तौर पर, इस देश में जो वैक्सीन लगता है वह भी एक स्कैम के तौर पर, क्योंकि बजट में 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन वह किस रूप में कैसे इन्वेस्ट होंगे यह भी सवाल। इसके बाद जो पैसा आता है पीएम केयर्स में, उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जिक्र होता है उसमें भी गड़बड़ी नजर आने लगती है। इस मॉडल में सिस्टम जो काम कर रहा है वह सिस्टम उस सत्ता के लिए काम कर रहा है या सत्ता द्वारा परिभाषित सिस्टम ही देश का सिस्टम कैसे बन जाए, इसी का असर हुआ। जो डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ थे आपने इस दौर में ढहते हुए देखा। यानी नेहरू का मॉडल जो था वह इस देश में कैसे डेवलप इस देश को कर रहा था, इंदिरा का मॉडल था वह दुनिया में भारत को कैसी पहचान दे रहा था, पीवी नरसिम्हा राव का मॉडल था वह भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से कैसे जोड़ रहा था, मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स दुनिया को कौन सा पाठ पढ़ा रही थी, खासतौर से भारत जैसे विकासशील देश कैसे विकसित देशों के सामने खड़े हो सकते हैं। और वाजपेयी के दौर में जो सरोकार और सहकार की स्थिति लगातार बनती चली गई, वो ऐसा नहीं था कि उस दौर में एफडीआई नहीं थी, ऐसा भी नहीं था डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक बैलेंस और चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति में था, यानी सामने वाला चैलेंज कर सकता था।
चैलेंज इस बात को लेकर करता कि अच्छा आपने ये घोटाला किया है, हम आपको चैलेंज करते हैं। ये परिस्थितियां रही। अगर हाल के दौर में याद कीजिएगा तो CWC का जब घोटाला होता है, CWG का जब घोटाला होता है, जब कोयला घोटाले का जिक्र होता है, 2G घोटाले का, तो पॉलिटिक्स पूरे उफान पर रहती है। इससे पहले PV नरसिम्हा राव के दौर में चले जाइए तो याद कीजिए फर्टिलाइजर का घोटाला हो गया था। याद कीजिए जो कॉफिन का घोटाला था, अटल बिहारी वाजपेयी के UTI घोटाला था। एक लंबी घोटाले की फेरिस्त रही है इस देश के भीतर में, लेकिन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव इसलिए रहा है क्योंकि उस घोटाले को उस दायरे में देखा जा रहा है जो इस देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, यानी एक सिस्टम काम कर रहा है, और उस सिस्टम के तहत इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज पर यह दबाव होता है कि वह सिस्टम अगर लोगों के लिए काम कर रहा है तो उस सिस्टम का उपयोग लोगों के लिए ही मौजूदा पॉलिटिकल सत्ता के खिलाफ करें। ऐसा नहीं है कि नेहरू के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी थी करप्शन को लेकर, शुरुआत तो जीप घोटाले से हुई थी। ऐसा भी नहीं है इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं आवाज उठी। याद कीजिए गुजरात के हॉस्टल में जो महंगाई का सवाल उठा था, JP पटना से गए थे गुजरात और उसके बाद क्या देश ने देखा। ऐसा भी नहीं है कि PV नरसिम्हा राव के दौर में घोटाले नहीं हुए, मनमोहन सिंह के दौर में घोटाले नहीं हुए, वाजपेयी के दौर में घोटाले नहीं हुए। हर दौर में स्कैम हुए, लेकिन सिस्टम स्कैम में कन्वर्ट इसी मोदी मॉडल में क्यों होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज किस दिशा में जाएं? क्योंकि संयोग से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको सत्ता ने कुछ इस तरीके से अपने अनुकूल कर लिया जिसमें आप सवाल कहां उठाएंगे और उस सवाल को कौन बताएगा, उस सवाल का समाधान करने के लिए आप कहां पर अपनी अपील को ले जाएंगे और उस अपील पर सुनवाई करते हुए कौन कहेगा कि हां इस पर कार्रवाई करो। क्या यह संभव है? अब इसमें जब आप आते हैं तो आपके जहन में तुरंत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों चीज आनी चाहिए। और इस चारों चीजों की प्रक्रिया में जब जहन में आपके आएगा कि इस देश की नौकरशाही क्या कर रही है, तो अब यह कोई बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र के इन 3 खंबे और चौथा मीडिया जो खंबा है, इन परिस्थितियों ने उसको डाइल्यूट कैसे कर दिया। नौकरशाही का रोल सत्ता के सामने नतमस्तक होकर उसके अनुकूल काम करना, यह कोई छुपा हुआ नहीं है, यह भी ओपन है। इस देश की पार्लियामेंट के भीतर कैसे जो खासतौर से एग्रीकल्चर बिल पास किया गया और इन जनरल पार्लियामेंट के भीतर कैसे बिल पास होते चले गए और कैबिनेट की बैठक में उस पर ठप्पा लगता चला गया, यह परिस्थितियां भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और जब आपके पास बहुमत हो तो फिर पार्लियामेंट को कैसे, किस रूप में, कब चलाना है और उसमें कौन सा कानून पास कराना है, किस कानून पे बहस करनी भी है या नहीं करनी है, यह सारी कुछ अगर कानून बनाने वाले लोगों में सत्ता ही तय करने लगे तो विपक्ष कहीं नहीं आपको नजर आएगा। और इस मॉडल का वाकई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इससे पहले के सारे मॉडल्स के सामने कुछ सवाल थे। मौजूदा वक्त में किसके सामने सवाल होंगे? अब आप इन सवालों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर आप गौर कीजिएगा तो यह एक वाकई सवाल होगा कि जो सवाल और जो फैसले वो सत्तानुकूल ही क्यों रहे। और इस परिस्थिति पे एक आखिरी कील, मेरे ख्याल से बार बार यह सवाल उठता है कि आखिरी कील इस देश के चीफ जस्टिस रहे जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो ये उनको जब नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो अभी 6 महीने के भीतर रिटायरमेंट के तुरंत बाद जब नॉमिनेट कर दिया जाता है तो ये एक सवाल होता है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है। और इन सारी चीजों को उस पर्सपेक्टिव में नहीं मीडिया लेकर अगर आता है जहां पर जनता से जुड़े हुई चेतावनी हो, जनता से जुड़ी हुई परेशानी हो, जनता के माथे पर शिकन उसकी मजबूरी हो, वह अगर मीडिया नहीं दिखाएगा और मीडिया बताएगा नहीं यही शानदार है जो हो रहा है, तो फिर वह 4th स्टेट जिसका निगरानी काम था वह भी खत्म हो गया। यानी इस मॉडल में सिर्फ एक मॉडल है जिसका कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता है। आप लाख चालें कि कोई अल्टरनेटिव निकाल दीजिए और इसके बाद आप बताना शुरू कीजिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप चाहें तो अदालत जा सकते हैं, आप चाहें तो फलां जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस जो अपने तौर पर, आप उनके पास जा सकते हैं, आप इस देश के मीडिया हाउस के पास जा सकते हैं। 2 घटनाओं का जिक्र यहां पर बड़ा जरूरी है। मान लीजिए किसी के परिवार में किसी, मानना क्या जरूरी है, अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देख ही लिया, एक व्यक्ति को जिस रूप में वहां की पुलिस ने मार दिया, वह पत्नी जिसका पति खो गया वह न्याय की मांग करती रही, बताती रही कि एफआईआर कीजिए, एफआईआर होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मान लीजिए ये सारी चीजें अपनी जगह चल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री वहां आकर उस महिला से मिलते हैं और उसके बाद वो महिला कैमरे पर आकर कहती है नहीं नहीं अब सब ठीक है, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है।
इतनी बेबसी है इस समाज के भीतर में, जहां पर इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से इस पूरे सोसाइटी पर हावी हो गए हैं, जहां पर हमने अपने परिजन को खोया है और उसके दर्द को छोड़ दीजिए, एक बार मुलाकात के बाद और इस देश की सरकार से जब आपकी मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद आप कुछ, क्योंकि आप कहीं संघर्ष कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप किस रास्ते जाएंगे, आप कहां पर दरवाजा खटखटाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे। अगर वहां पर भी उसको निराशा नजर आने लगी और उसे लगा अब लड़ना भूलना चाहिए, सिवाय इसके कि कुछ मौत की एवज में भी परिजनों कुछ मिल जाए, तो यही शायद न्याय है। अगर इस परिस्थिति में हमारा पूरा सिस्टम आकर खड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे? दूसरी बड़ी बात है कि इस देश में जो पब्लिक सेक्टर है वह कोई आज का नहीं है जिसको आज सेल किया जा रहा है। सरकारें चुनी जाती है देश को चलाने के लिए, देश को बेचने के लिए नहीं चलाई जाती है। और अगर इस प्रक्रिया में नेहरू काल से लेकर यानी आजादी के तुरंत बाद से इस देश के जो पीएसयूज खड़े किए गए, अगर उस फेरिस्त को आप देखना शुरू कीजिएगा तो फिर वो कौन सी स्थिति है जो मौजूदा वक्त में 23 पीएसयूज जो बेचने की प्रक्रिया में आकर खड़े हुए हैं, वह उस कार्यकाल में थे और इस देश की जनता की पैसे कमाई, इस देश की कमाई और पसीने से उसको बड़ा किया गया और जनता के अनुकूल पॉलिसी डिसीजन के साथ सरकार ने कहा हम इसे चलाएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में कहा गया नहीं नहीं ये घाटे में है। और वैसे इंस्टीट्यूशंस और वैसे कॉरपोरेट जिनका जन्म हाल में हुआ है, हाल से मतलब मैक्सिमम 20-25 साल पहले जिस कॉरपोरेट का जन्म हुआ, उस कॉरपोरेट का नेटवर्थ इस देश के लगभग 60 साल पुराने पीएसयूज तो उसके सामने छटाक भर बच गए। सारे पीएसयूज को भी जोड़ दीजिएगा तो वह भी कहीं कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं। यह कौन सी परिस्थिति है? यानी इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है, जो मोदी मॉडल हम लोग के सामने रेंग रहा है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं खोज सकते हैं, इसमें आप कोई जुडिशियल अल्टरनेटिव नहीं खोज सकते हैं, इसके भीतर आप एग्जीक्यूटिव का अल्टरनेटिव नहीं खोज सकते हैं, इसके भीतर आप मीडिया का अल्टरनेटिव भी नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि सबको इसने समाहित किया है। और इस मॉडल के दायरे में हर किसी के सामने एक नई परिभाषा सामने लाकर रख दी है। शायद इसीलिए सवाल यह नहीं है कि इस देश के भीतर में कोई मोदी का विकल्प नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में मोदी मॉडल का कोई विकल्प नहीं है। और इस मॉडल से देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं उसका निदान करने के लिए शायद आने वाले वक्त में किस स्टेट्समैन में यह क्षमता होगी, और इस देश को कोई स्टेट्समैन मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या आने वाले वक्त में जिसके पास भी XYZ सत्ता जाएगी उसके लिए एक परेशानी का सबब होगा, क्योंकि तमाम स्टेट्स इस देश के भीतर में इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी के दायरे में इस तरीके से समेटे गए जिसमें सभी कर्जदार हैं। इससे पहले टैक्स की वसूली स्टेट वाइज होता था, उसको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट के हिस्से में आता था, उसको सेंटर ने अपने हाथ में लेकर उसके रिफॉर्म की दृष्टि बना लिया। ध्यान दीजिए, तो सेंटर इस दौर में मजबूत होता चला गया और उसने जो पॉलिसी डिसीजन लिए उसने उन स्टेट और इस देश के फेडरल सिस्टम को भी अपने मॉडल के दायरे में लाकर खत्म कर दिया। यानी लगभग 164 योजनाएं जो इस देश के लोगों से जुड़ी हुई थी, लगभग 30 कल्याण योजनाएं उससे हटकर 194 हो गया, और उसके बाद 18 ऐसी योजनाएं जो भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में चली गई। यानी कुल मिला के लगभग 214 योजनाएं इस दौर में जो ऐलान की गई। किसी भी योजना पर कभी उंगली रख के बताइए कि इस देश में वो किस रूप में इंप्लीमेंट हुई, उसका लाभ कैसे किस रूप में मिला। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक बात जहन में रखिए, टेक्नोलॉजी कोई पॉलिटिक्स लेकर नहीं आती है, टेक्नोलॉजी कोई मॉडल लेकर नहीं आता। ये वर्ल्ड वाइड नियम है, वह देश की बाउंड्री नहीं देखती है। अगर टेक्नोलॉजी पर भी पॉलिटिक्स चलती तो टेक्नोलॉजी भी भारत में नहीं आ पाती, इसको दोबारा हर कोई पाषाण काल में ले जाता। क्योंकि जिस लिहाज से 5-5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, ये हमको लाल बहादुर शास्त्री के काल में याद आता है, जब इस देश में गेहूं की कमी थी और लाल गेहूं अमेरिका से आ रहा था। उस समय वो किस रूप में बांटा जाता था, और उसके बाद जो युद्ध हुआ 1965 का, तो उन्होंने किसानों से ऐलान किया आप किसी भी हालत में, हम नारा दे रहे हैं जय जवान जय किसान का। और उसके बाद इस देश ने धीरे धीरे अपने स्थितियों को आगे बढ़ाना, लेकिन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। इस देश के भीतर का संकट यह है कि टेक्नोलॉजी को
कॉरपोरेट से जोड़ा गया, कॉरपोरेट की पूंजी को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया और पॉलिटिक्स पूरी सत्ता के लिए होने लगी और इस साइकिल को ही पूरे देश में मोदी मॉडल के तौर पर रख दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।